लास्ट क्लास में इंटरफेरेंस हमने डिस्कस किया, उस पर क्वेश्चंस नोट करेंगे। एक फिगर के साथ क्वेश्चन है। A sound wave of wavelength 32 centimeter enters the tube as shown in figure। जैसे ये सोर्स है, इसने कोई साउंड एमिट की, तो साउंड इस डिटेक्टर तक, दिस एस इज सोर्स एंड डी इज डिटेक्टर, तो साउंड डायरेक्ट और इस तरह से इस पाथ पर होते हुए, जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि इंटरफेरेंस के लिए जो टू वेव्स सुपर इम्पोज होती हैं, दे मस्ट बी स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम सोर्स, क्योंकि कोहेरेंट होना ज़रूरी है। तो ये टू वेव्स जो यहाँ पहुँच रही हैं, एक इस पाथ के लॉन्ग और एक इस पाथ के लॉन्ग, तो दोनों का पाथ डिफरेंट है, जिसके चलते ये सेमी सर्कुलर है ऑफ रेडियस आर। तो इस वेव ने जितने टाइम में 2r ट्रेवल किया, उतने टाइम में इसने पाई आर ट्रेवल किया। सो ड्यू टू डिफरेंस इन पाथ, उनमें कोई फेज डिफरेंस आ जाएगा, और फेज डिफरेंस होने से उनमें कोई रिजल्टेंट आपको मिलेगा। जो रिजल्टेंट के बारे में पूछा है, ए साउंड ऑफ वेवलेंथ 32 सेंटीमीटर enters the tube as shown in figure. What is the smallest radius r so that a minimum of sound is heard at the detector? यानी ये दोनों वेव्स एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट करें, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आर, तो मिनिमा होने के लिए, कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट होने के लिए फेज डिफरेंस पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई ये होना चाहिए। और अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा है, ठीक है, तो फेज डिफरेंस जो क्रिएट होगा वो k टाइम्स डेल्टा, k जो आपके पास प्रोपेगेशन कांस्टेंट रहता है ना, 2 पाई बाय लैम्डा। जैसे हमने सिंगल एक वेव इक्वेशन में लिखा था ना, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो वो के एक्स एक फाई डिनोट करता था। तो यहां से ध्यान रखेंगे कि ड्यू टू द पाथ डिफरेंस डेल्टा, जो फेज डिफरेंस क्रिएट होगा वो हमेशा होगा k टाइम्स डेल्टा, मीन्स 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स डेल्टा, क्योंकि लैम्डा का पाथ डिफरेंस कॉरस्पॉन्ड करेगा फेज डिफरेंस 2 पाई। तो इन दोनों में कितना फाई है, उसके लिए डेल्टा चाहिए। तो व्हाट इज डेल्टा? दिस पाथ इज 2r एंड दिस पाथ इज पाई आर। सो डेल्टा जो है बिटवीन द वेव्स रीचिंग एट डिटेक्टर, वो पाई आर माइनस 2r है, यानी कि पाई माइनस 2r है, which implies phase difference phi, it is 2 pi by lambda into pi minus 2r है। Now for minima at D, for minima at D, this phase difference should be equal to pi, 3 pi, 5 pi and so on।
which means R इज इक्वल टू, देखो ये पाई से पाई कैंसिल होकर के लैम्डा अपॉन 2 पाई माइनस 2 या 3 लैम्डा बाय 2 पाई माइनस 2 एंड सो ऑन. सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ R? का आंसर है ये. नाउ लैम्डा इज गिवन 32 और पाई होता है 3.14. सो 3.14 माइनस 2 इज व्हाट? 1.14. तो ये आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ R आ जाएगी. और ऐसे ही यहाँ हो सकता था कि मैक्सिमा होने के लिए, तो मैक्सिमा होता है या तो फेज डिफरेंस 0 या 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई 8 पाई एंड सो ऑन. तो 0 तो ये हो नहीं सकता है, तो फिर ये हम 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसा करके R की वैल्यू सॉल्व करते हैं. ठीक है, अब ये इसी में समझें आप. क्वेश्चन में हो सकता है R की वैल्यू गिवन हो और आपसे पूछा हो कि आप बताएं कि यहाँ रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, तो फिर आप फाई कैलकुलेट कर लें और रिजल्टेंट आई का फॉर्मूला है हमारे पास, उसमें फाई पुट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 waves of equal frequencies having amplitudes 10 micrometer, 4 micrometer and 7 micrometer arrive at a given point with successive phase difference of pi by 2. What is the amplitude of the resulting wave? तो किसी भी पॉइंट पर जब सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स विद सम फेज डिफरेंस पहुंच रही हैं, तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का मेथड क्या? क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है तो रिजल्टेंट होना तो सेम फ्रीक्वेंसी का ही हार्मोनिक ऑसिलेशन है, लेकिन एम्पलीट्यूड ढूंढने के लिए आपको सभी एम्पलीट्यूड्स को वेक्टर ट्रीट करना पड़ता है और उनके बीच के फेज डिफरेंस को एंगल लेना पड़ता है. यानी आपके पास एक वेव अगर A1 साइन ओमेगा टी है, जिसमें A1 इज व्हाट 10 माइक्रोमीटर, तो सेकेंड इट इज A2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है और इस A2 की वैल्यू है 4 माइक्रोमीटर और ये आपके पास फर्दर पाई बाय 2 मीन्स ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 फिर प्लस पाई बाय 2 और ये A3 आपको दिया है, ये दिया है 7. यानी ये जो थर्ड वन है इट इज एक्चुअली A3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई. तो तीनों का ओमेगा सेम है, सो रिजल्टेंट एक इसी ओमेगा की SHM होगी, लेकिन एम्पलीट्यूड मॉडिफाई हो जाएगा. तो ये अगर ज़ीरो फेज मैंने A1 लिया तो इससे पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 ये A2 आ गया और इससे फर्दर पाई बाय 2 ये आपके पास A3 आ गया. तो ये है 10, ये है 4 और ये है 7. तो 10 और 7 अपोजिट हो गए ना एज वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट बना 3 और 4 हो गए म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो यहाँ कहीं A रिजल्टेंट होगा जिसकी वैल्यू होगी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट. और इसका ये रिजल्टेंट SHM में ये फाई क्या होगा ये हमसे पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन पूछा जाए तो ये tan इनवर्स 4/3 होगा, लेकिन हमसे खाली क्या पूछा है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो उसका आंसर आ जाएगा 5. ठीक है, नेक्स्ट.
two loudspeakers A and B. Two loudspeakers A and B 1 meter apart. ये A है, ये B है, and they are one meter apart, producing sound waves of same wavelength and in same phase. यानी A और B में सोर्सेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। और यहाँ ये आपके पास एक लाइन विच इज़ पैरेलल टू AB, और इस AB से इक्वी डिस्टेंट एक पॉइंट है P। फिगर के साथ क्वेश्चन है, ए सेंसिटिव साउंड डिटेक्टर इज मूविंग along the line PQ, along the line PQ which is parallel to AB, detects maximum sound at P। देखो इस लाइन पर डिटेक्टर कहीं भी होगा तो दोनों वेव्स वो रिसीव करेगा, और दोनों वेव्स में फाई के चलते उसको कुछ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होना है ऑब्जर्व। तो क्वेश्चन ये है कि डिटेक्टर डिटेक्ट्स मैक्सिमम साउंड एट P एंड अनदर मैक्सिमम साउंड व्हेन इट रीचेज एट Q। यानी डिटेक्टर इस लाइन पर मूव हो रहा है, वो जब P पर है तो मैक्सिमम रिसीव करता है, और फिर जब Q पर पहुंचता है तो नेक्स्ट मैक्सिमम रिसीव करता है। एंड अनदर मैक्सिमम साउंड व्हेन इट रीचेस Q डायरेक्टली अपोजिट टू B। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स एमिटेड बाय स्पीकर्स। और ये यहाँ से 2.4 मीटर है इन दो पैरेलल लाइंस में गैप, इट इज ऑल्सो गिवन। तो देखो पॉइंट P जो था वो A और B से इक्वी डिस्टेंट शोन है फिगर के अंदर, मीन्स सोर्सेस के बीच में कोई फेज डिफरेंस है नहीं, एंड वेव्स रीचिंग एट P आर ट्रेवलिंग इक्वल पाथ इन रीचिंग एट P। सो एट P the waves are reaching with zero phase difference, but as detector move towards the side, A से पाथ ज़्यादा हो जाएगा और B से कम हो जाएगा, तो Q पर AQ माइनस BQ पाथ डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ ज़ीरो फेज डिफरेंस का मैक्सिमा था, तो आगे चलने पर नेक्स्ट मैक्सिमा कब मिला होगा, जब फेज डिफरेंस 2π बना होगा। तो इसका मतलब है कि Q पर पहुँचने वाली वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस है 2π, यानी 2π बाय लैम्डा इंटू डेल्टा इज 2π। व्हाट इज डेल्टा? ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं कि BQ तो है 2.4 मीटर और AQ सॉल्व होगा 2.4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट, यानी ये सॉल्व होगा 2.6 मीटर। तो AQ माइनस BQ इज डेल्टा, इट इज 2.6 माइनस 2.4, इट इज 0.2, और ये 0.2 यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास लैम्डा सॉल्व हो जाता है 0.2 मीटर। अब यहाँ ऐसा भी हो सकता था कि क्वेश्चन में ये कहा जाए कि P पर मैक्सिमम मिला और डिटेक्टर जब Q पर पहुंचा तो उसको कंप्लीट साइलेंस मिला या मिनिमा मिला। ज़ीरो फेज डिफरेंस से आगे चलते हुए फेज डिफरेंस बढ़ते चले जाना है,
बढ़ते हुए जिस पॉइंट पे पाई होगा वहाँ मिनिमा, जहाँ 2 पाई होगा वहाँ मैक्सिमा, जहाँ 3 पाई होगा फिर मिनिमा, जहाँ 4 पाई होगा फिर मैक्सिमा, और ये रिपीट होते जाना है। तो यहाँ नेक्स्ट मैक्सिमा था, मैंने इसलिए इसको 2 पाई किया। ये डिफरेंस वही रहेगा, आप किसी भी पॉइंट पे जाएं, इट इज़ 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा, ये फेज डिफरेंस है। और अगर यहाँ फर्स्ट मैक्सिमा की जगह ऐसा कहा जाता कि पी पर मैक्सिमा और आगे चले और क्यू पर पहुँचे तो सेकंड मैक्सिमा, तो इसका मतलब है कि फेज डिफरेंस 4 पाई हो गया है बिटवीन द वेव्स रीचिंग एट क्यू। तो ऐसे क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि हमें जिस पॉइंट पर मैक्सिमा कहा जा रहा है वो फिर कौन सा मैक्सिमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू लाउड स्पीकर्स L1 L2, इसमें फिगर साथ में है। टू लाउड स्पीकर्स L1 L2, two loudspeakers L1 L2 driven by a common oscillator and amplifier are set up as shown. Oscillator and amplifier sound producing arrangement हो गए, source हो गए, they are driven by the same oscillator and amplifier, means they are coherent, both are receiving waves from the same source, and as they are driven by the common oscillator, so हमें यहाँ ये मान लेना है कि इन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। आप समझें, इस तरह के ज्योमेट्रिकल सेटअप्स में अगर सोर्सेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस होता है तो उसको भी कंसीडर करना पड़ता है। देखो, एक सोर्स है जिससे ये दोनों रन होते हैं, यानी उस सोर्स से वेव ऐसे मान लो सोर्स, तो L1 पर आनी है, L1 से D पे जानी है, S से L2 पर आनी है, L2 से D पर जानी है। तो या तो S से पूरा हमें पाथ दिया हो, अगर S से पाथ नहीं दिया है तो फिर L1 L2, देखो सोर्स से L1 तक, सोर्स से L2 तक पहुंचने में ही कोई फेज डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। तो बहुत बार सीधा वही दिया जाता है कि L1 L2 में π/3 का फेज डिफरेंस है, लेकिन फेज डिफरेंस में कौन फेज वाइज लीडिंग है, कौन लैगिंग है, तो L1 इज लीडिंग, L2 इज लैगिंग, ऐसा दिया जाता है। लेकिन अभी यहाँ क्या है, जीरो फेज डिफरेंस, तो ये काम थोड़ा आसान है। लेकिन अगर यहाँ फेज डिफरेंस दिया होगा तो फर्दर पाथ से जो क्रिएट होता है वो भी कंसीडर होना है, और यहाँ से भी जो है वो भी कंसीडर होना है। नेट फेज डिफरेंस आपको डी पर देखना है। तो यहाँ जब तक मेंशन नहीं है आपने मान लेना है कि फेज डिफरेंस इज जीरो। तो अभी यहाँ ड्यू टू दिस डिफरेंस इन पाथ फेज डिफरेंस होना है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, as the frequency of oscillator increases from 0, comma the detector at D, यानी सोर्स अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, the detector at D records a series of maximum and minimum signals. What is the frequency at which the first maximum is observed? और हमें वेलोसिटी साउंड V साउंड गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड। देखो, ये फिक्स्ड L1 L2 है, फिक्स्ड D है, तो जो ये सब फिगर में डिस्टेंसेस गिवन है, तो L2D माइनस L1D इज डेल्टा, और ये आपके पास 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर अंडर रूट
-40 होना है। ठीक है, तो जो भी ये डेल्टा है फाई एट डी वो होना है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा। अब लैम्डा क्योंकि हमें v होता है न्यू लैम्डा, यानी 330 बाय न्यू इज लैम्डा। एक बार लैम्डा यहां पुट कर दें तो 2 पाई अपॉन 330, 2 पाई न्यू अपॉन 330 इंटू डेल्टा, ये है फेज डिफरेंस। और अगर यहां हमें मैक्सिमा चाहिए तो ये देखो मैक्सिमा होता है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन। तो 0 ये हो नहीं सकता है क्योंकि L2D इज कन्फर्म मोर देन L1D, तो 0 नहीं हो सकता है। तो 0 के बाद फिर नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो फॉर मैक्सिमा एट D इस फाई को होना है 2 पाई, 6 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। तो यहां से आप देखें कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, ये तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, यहां आपके बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी फ्रीक्वेंसी की। देखो 2 पाई आप कैंसिल करते जाएंगे ना, तो फ्रीक्वेंसी न्यू सॉल्व हो रहा है 330 बाय डेल्टा और 2 टाइम्स 330 बाय डेल्टा। डेल्टा यहां सॉल्व हो जाएगा, ये है 3 टाइम्स 330 बाय डेल्टा एंड सो ऑन। यानी इस फिक्स सेटअप में इनमें से कोई भी फ्रीक्वेंसी आपको मैक्सिमा देगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। तो पहली फ्रीक्वेंसी जिस पर मैक्सिमा मिलेगा तो उसका आंसर है 330 बाय डेल्टा। ये सॉल्व करते हैं ना, तो ये सॉल्व हो के आता है 41। तो 41 माइनस 40 से वो आता है 1, तो ये सब 1 है। यानी 330 हर्ट्ज, 660 हर्ट्ज, 990 हर्ट्ज एंड सो ऑन, ये सब वो फ्रीक्वेंसीज हैं जिन पर मैक्सिमा होगा। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर मैक्सिमा होगा का आंसर है 330 हर्ट्ज। नेक्स्ट, 2 sources of sound A and B produces the wave of 350 hertz and they vibrate in the same phase. The particle P is vibrating under the influence of these 2 waves. If the amplitudes at the point P produced by the 2 waves is 0.3 mm and 0.4 mm, then what is the resultant amplitude of the point P when AP minus BP is 25 centimeter and velocity of sound is 350 meter per second? और इस क्वेश्चन में कोई फिगर नहीं है, हमें स्टेटमेंट से ही सारी बात समझनी है। देयर आर 2 सोर्सेज A एंड B, जैसे ये सोर्स है A, ये सोर्स है B। क्वेश्चन सेज दे आर कोहेरेंट सोर्सेज, दे आर प्रोड्यूसिंग द वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 350 हर्ट्ज, 350 हर्ट्ज, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गिवन 350 मीटर पर सेकेंड एंड V is new lambda, implies 350 is 350 lambda, तो wavelength of the wave produced is 1 meter, ठीक है। और एक कोई पार्टिकल है P, स्पेस में कहीं पार्टिकल है P, जहां पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो इन दोनों के इन्फ्लुएंस में वाइब्रेट कर रहा है। इस A से पहुंचने वाला यहाँ जो डिस्टर्बेंस है उसका एम्पलीट्यूड क्वेश्चन सेज इज 0.3 mm, ठीक है। और B से पहुंचने वाली वेव के लिए एम्पलीट्यूड जो है वो है 0.4 mm,
और साथ में ए पी माइनस बी पी गिवन है 25 सेंटीमीटर। ए पी माइनस बी पी इज गिवन 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या होगा? देखो रिजल्टेंट अगर ये हमें पता है तो ए रिजल्टेंट होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई अंडर रूट। लेकिन ये फाई चाहिए और ये फाई इससे आएगा। दिस इज 25 सेंटीमीटर यानी कि 1/4 मीटर। सो डेल्टा इज 1/4 मीटर which implies phi. It is 2 pi by lambda into delta. Lambda is 1. So 2 pi upon 1 into 1/4. It gives you pi by 2. और pi by 2 phi यहाँ पुट करेंगे तो cos pi by 2 होना है 0। तो ये पार्ट हो जाएगा 0 and A resultant will be 0.3 square plus 0.4 square under root. Clear? Next, two waves are propagating to the point P along a straight line produced by two sources A and B of simple harmonic and of equal frequency. The amplitude of every wave at P is A and phase of source A is ahead by pi by 3 than that of B, and the distance AP is greater than BP by 50 centimeter. What is the amplitude at the point P if the wavelength is 1 meter? कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। ये ए बी सोर्सेज, अगेन ये सब तो खैर गिवन नहीं है, लेकिन डायरेक्ट आपको जो वेवलेंथ ऑफ वेव है वो 1 मीटर है ऐसा गिवन है। ठीक है, और इस सोर्स ए से जो यहाँ एम्पलीट्यूड है स्मॉल ए, और यानी A1 और A2 ये दोनों वैल्यूज ए हैं, ये दोनों वैल्यूज ए हैं। और AP माइनस BP यानी AP इज ग्रेटर, ये दिया है 50 सेंटीमीटर, लैम्डा है 1 मीटर, तो ये आपके पास 1/2 मीटर। तो फाई सॉल्व करते हैं तो 2 पाई बाय 1 इंटू 1/2 गिव्स यू फेज डिफरेंस इज पाई। यानी इस पाथ की वजह से ए पी इज ग्रेटर, तो ये लैग करेगा। पी पर सोर्स ए से आने वाली वेव सोर्स बी के कंपैरिजन में पाई लैग हो जाएगी। ठीक है, अगर ए और बी में फेज डिफरेंस 0 होता तो ये रिजल्टेंट पाई रहता। लेकिन अभी क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी में जो सोर्स ए है वो बी से π/3 अहेड है। तो ये π/3 की लीड थी इसके पास, अहेड होने का मतलब है लीड होना, लेकिन पी तक पहुंचते पहुंचते ये पाई लैग हो गया। तो नेट फाई क्या बना, इसके पास π/3 की लीड थी और अब पाई का लैग हो गया, यानी पाई माइनस π/3। लैग तो रहेगा लेकिन लैग नेट कितना रह जाएगा, 2 π/3। यानी वो लीड है कि लैग, उससे मतलब नहीं है उस बात में। नेट फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स रीचिंग एट पी फ्रॉम ए एंड बी का आंसर आएगा 2 π/3। इस बात को ठीक से समझें कि ए से पी लैग हो रहा है, कितना, पाई। वो कैसे पता चला कि हमें कहा गया था कि ए पी इज मोर देन बी पी। अगर कहीं
AP लेस देन BP होता तो फिर इसको लीड मिलती, तो π/3 की ऑलरेडी लीड थी और पाई की फर्दर लीड मिलती, जिससे नेट फेज डिफरेंस हो जाता पाई प्लस π/3, 4π/3। बट अभी AP इज ग्रेटर देन BP, तो यहां लैग हो रहा है, पाई का लैग, और ऑलरेडी π/3 की लीड थी, तो नेट लैग है और कितना है 2π/3। तो फाई नेट एट P, फाई नेट एट P आ रहा है पाई माइनस π/3, दैट इज 2π/3। और ये दोनों A सेम पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2A cos phi/2 आना है वेक्टर मेथड से। तो यहाँ 2π/3 मीन्स cos π/3, cos π/3 होता 1/2, तो आंसर आ जाएगा A, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A ही होगा। नेक्स्ट, two speakers connected to same source of fixed frequency are placed 2 meter apart in a box, are placed 2 meter apart in a box, full stop. A sensitive microphone placed at a distance of 4 meter from their midpoint along the perpendicular bisector shows maximum response, shows maximum response, full stop. The box is slowly the box is slowly rotated until the speakers are in line with the microphone. The distance between the midpoint of speakers and the microphone remains unchanged, and exactly 5 maximum responses are observed in the microphone in doing this. What is the wavelength of the sound wave? ये 2 स्पीकर्स आर देयर A एंड B, एक बॉक्स में है और इनके बीच में ये जो गैप है ये 2 मीटर है, ठीक है। ये इन दोनों का मिड पॉइंट है और इस लाइन पर ये माइक्रोफोन मीन्स डिटेक्टर, और ये यहां से 4 मीटर अवे है, 4 मीटर अवे अलोंग द लाइन जो इस ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, और ये मिड पॉइंट से डिस्टेंस गिवन है। क्लियर फिगर। अब यहां ये डिटेक्टर को मैक्सिमम रिस्पांस मिल रहा है, मींस मैक्सिमा मिल रहा है, और वो मिलना ही है। क्यों? क्योंकि ए से डी और बी से डी का डिस्टेंस सेम है और इनमें कोई फेज डिफरेंस है नहीं, तो वेव्स रीचिंग एट डी आर रीचिंग विद 0 फेज डिफरेंस, जिससे यहां मैक्सिमा मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमने इस बॉक्स में इसको रोटेट किया, कीपिंग द मिड पॉइंट फिक्स, यानी मिड पॉइंट के अबाउट रोटेट किया। तो जब रोटेट करोगे तो बी यहां आ जाएगा और ए जो है वो यहां आ जाएगा, लाइक दिस। ये ए यहां आ गया और बी यहां आ गया, और इनके बीच में जो गैप 2 मीटर था वो गैप अभी भी है। तो अभी बी ये मान लो ओ है, तो ओ बी इज 1 मीटर, ओ इज 1 मीटर। तो अभी बी डी रह गया
4 माइनस 1 3 मीटर और ए डी बन गया 4 प्लस 1 यानी कि 5 मीटर। तो समझे इस पॉइंट को कि रोटेट करके जब इस पोजीशन पर पहुंचे तो पाथ का डिफरेंस हो गया 5 माइनस 3 2 मीटर। जब यहां थे तो डिफरेंस था 0, तो यहां से जब इसको रोटेट करते गए तो पाथ डिफरेंस बढ़ता गया और बढ़ करके फाइनली बना है 5 माइनस 3 2 मीटर। और ऐसा करते हुए हमें पहले मैक्सिमा मिल रहा था, बट ऐसा रोटेट करके हम जब इस पोजीशन तक पहुंचे तो हमें 5 मैक्सिमा मिल गए। 5 मैक्सिमा का मतलब होता है कि फेज डिफरेंस जो 0 था उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, फिर 8 पाई, फिर 10 पाई, यानी फाइनली इस पोजीशन पर हमें मैक्सिमा ही मिल रहा है। लेकिन वो कौन सा मैक्सिमा है? जो 10 पाई के फेज डिफरेंस से बन रहा है। अरे वो समझे? तो इसका मतलब ये 2 मीटर का पाथ डिफरेंस जिस फाई को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है वो फाई है 10 पाई। तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा, डेल्टा इज 5 माइनस 3, ये क्या है? ये है 10 पाई। इट मीन्स ये 2 पाई से 5, तो 2/5 मीटर इज लैम्डा। What is the wavelength of waves emitted by speakers? तो उसका आंसर है 2/5। नेक्स्ट, S1 and S2 are two coherent sources of sound of frequency 110 Hertz each. 110 Hertz each. They have no initial phase difference. They have no initial phase difference. The intensity at a point P due to S1 is I0 and due to S2 is 4I0. And if the velocity of sound is 330 meter per second, then find the resultant intensity at P. देखो यहाँ S1 S2 में कोई फेज डिफरेंस है नहीं और ये राइट एंगल यहाँ गिवन है, तो S2P इट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि ये है 5, और S1P है 4, तो S2P माइनस S1P आता है 5 माइनस 4 यानी कि 1, और S1 से जो I1 है वो है I0 और जो I2 है वो है 4I0, ऐसा गिवन है हमें। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P बताना है। तो I रिजल्टेंट इंटेंसिटी की टर्म्स में ये होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस फाई। I1 I2 की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो हमें फाई चाहिए, तो ये डेल्टा है 1 और यहाँ से लैम्डा सॉल्व करें यूजिंग V इक्वल टू न्यू लैम्डा, लैम्डा इज V बाय न्यू, यानी कि 330 बाय 110, लैम्डा है 3, ठीक है। तो फाई इज
2 pi by lambda into delta. Lambda is 3, so 2 pi by 3 into 1. तो phi क्या है? 2 pi by 3. तो यहाँ आपने ये I नॉट पुट किया, I1, I2 4I नॉट प्लस 2 रूट I नॉट रूट 4I नॉट cos 2 pi by 3. 2 pi by 3 is 120 degree and cos 120 is minus 1 by 2. तो ये आपके पास 5I नॉट माइनस 1 by 2 से 2 कैंसिल और ये सॉल्व होकर आ रहा है 2I नॉट. सो आंसर इज I रिजल्टेंट इज 3I नॉट. क्लियर? नेक्स्ट, फिर से कैसा ही क्वेश्चन है. S1 S2 गिवन है इन द फिगर. ये S1 S2 गिवन है, ये 3 4 सब सेम. इन द फिगर द इंटेंसिटी ऑफ वेव्स अराइविंग एट D, यहाँ अब P की जगह D दे दिया है. अराइविंग एट D फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज S1 and S2 इज I नॉट. यानी इस केस में दोनों ही I1 और I2 I नॉट गिवन है. और इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें वेवलेंथ गिवन है 4 मीटर. वेवलेंथ इज 4 मीटर एंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट D. तो ये आपके पास ये सारी बात तो सेम है, ये डेल्टा तो 1 ही है. तो व्हाट इज फाई? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा, यानी 2 पाई बाय 4 इंटू 1. इट इज पाई बाय 2 और पाई बाय 2 पुट किया तो क्या हो जाएगा? 0. ये यहाँ आपके पास एज फाई इज पाई बाय 2, तो I रिजल्टेंट इज I1 प्लस I2 का मतलब I रिजल्टेंट इज 2I नॉट. ठीक है. नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ लाउडनेस इन डेसिबल्स. द डिफरेंस ऑफ लाउडनेस इन डेसिबल्स between maximum and minimum intensities, between maximum and minimum intensities of two coherent sound sources as the interference space is 20 log 3. 20 log 3, log का base 10 है. Find the ratio of intensities of two coherent sound sources. देखो, आपको ये पता है कि साउंड लेवल इन डेसिबल जो होता है ये 10 log I अपॉन I नॉट होता है. ये log टू द बेस 10. तो दो साउंड्स के साउंड लेवल्स का डिफरेंस अगर सॉल्व करते हो तो सॉल्व होके ये आता है 10 log ऑफ I1 बाय I2. नाउ क्वेश्चन सेज कि कोई दो सोर्सेज हैं जिनसे कोई इंटेंसिटीज प्रोड्यूस होती होंगी, लेकिन उनके जो मैक्सिमा मिनिमा बन रहे हैं उनके साउंड लेवल्स में डिफरेंस है 20 log 3. यानी हमारे लिए ये अभी I1 क्या है? मैक्सिमम. यानी दो जो इंटेंसिटीज गिवन है उनमें एक I1 I2 का मैक्सिमा है, एक I1 I2 का मिनिमा है. देखो यहाँ तो मतलब कोई दो इंटेंसिटीज की बात हो रही ना. तो जो साउंड लेवल्स का डिफरेंस दिया है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड लेवल और मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड लेवल. और अगर I1 और I2 का रेशो R है तो हमने ये डिस्कस किया हुआ है क्लास में कि उनके इंटरफेरेंस से जो मैक्सिमा मिनिमा बनता है
उसका जो रेशो आएगा वो r+1 स्क्वायर अपॉन r-1 स्क्वायर होना है। r क्या है? I1 बाय I2। तो हमसे इस क्वेश्चन में I मैक्सिमम बाय I मिनिमम ना देकर उनके साउंड लेवल्स का डिफरेंस दिया है। कितना दिया है? 20 log 3। तो आप पहले यहां से ये सॉल्व करें। देखो 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10 और वो 2 यहां 3 की पावर बन जाएगा, यानी नेक्स्ट स्टेप में ये 10 log 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, यानी ये बन गया 10 log 9, 3 स्क्वायर इज 9 इज इक्वल टू 10 log I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम। तो यहां से ये 10 कैंसिल और यहां से I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम सॉल्व होता है 9। हमें ये नहीं बताना है, हमें जिन वेव्स के सुपरपोजिशन से ये मैक्सिमम मिनिमम बने थे उनका रेशो बताना है, यानी हमें ये बताना है R। तो I मैक्सिमम बाय I मिनिमम 9 और यहाँ स्क्वायर है तो उसका रूट आ जाएगा। व्हाट इज दिस? r+1 अपॉन r-1। तो ये 3r-3 इट इज r+1। सो 3r - r इज 3 + 1 यानी कि 4। 2r इज 4, सो r इज 2। r इज 2। नेक्स्ट, S1 and S2 are two coherent sources of sound having no initial phase difference. Having no initial phase difference. The velocity of sound is 330 मीटर पर सेकेंड। फिगर के साथ क्वेश्चन है, फिगर देख लीजिए। ये S1, ये S2 और इनके बीच में ये 3 मीटर। S1 and S2 are two coherent sources of sound having no initial phase difference. Velocity of sound is 330 meter per second. No minima will be formed on the line passing through S2 and perpendicular to the line joining S1 and S2. If no minima is formed, यानी मैं इस लाइन पर किसी भी पॉइंट पर मैं चेक करूं तो मुझे मिनिमा नहीं मिल रहा है, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द सोर्सेस? देखो मिनिमा होने के लिए फेज डिफरेंस को पाई, 3 पाई, 5 पाई ये सब होना चाहिए, है ना। मैक्सिमा के लिए 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई होना चाहिए। इस फिगर में, इस सेटअप में मैं अगर पॉइंट लेता हूं वेरी नियर टू S2, क्योंकि मुझे इसी लाइन पर पॉइंट्स लेने हैं। सो इफ आई टेक ए पॉइंट वेरी नियर टू S2, तो S2 से तो पाथ हो गया ऑलमोस्ट 0, बट S1 से पाथ होगा 3। मीन्स एट द पॉइंट वेरी क्लोज टू S2 द वेव्स आर रीचिंग विद ए पाथ डिफरेंस ऑफ 3 मीटर। और जैसे जैसे मैं आगे चलूंगा तो ये पाथ डिफरेंस कम होता जाएगा। एट द पॉइंट इनफाइनाइटली अवे S2, सपोज पॉइंट इज P, तो S2P एंड S1P आर ऑलमोस्ट सेम, विच मीन्स दिस इज द केस जहां जो पाथ डिफरेंस यहां है वो मैक्सिमम है, उसके बाद उसने कम होते जाना है और फाइनली उसने ऑलमोस्ट 0 होना है।
और 0 पर क्या है, मैक्सिमा। और ये मैक्सिमा के बाद फर्स्ट मिनिमा कब है, जब पाई होना है। यानी आपके पास इस लाइन पर, इस सेटअप में ऐसी वेवलेंथ एमिट हो रही है कि इस लाइन पर कहीं भी पाई ही नहीं बन रहा है। देखो वो क्या है, 0। आप रिवर्स चलो कि मान लो हम इन्फाइनाइट अवे थे तो मैक्सिमा मिल रहा था, हम पास आते गए यहां तक आ गए और मिनिमा नहीं मिला। इसका मतलब है कि यहां तक आते हुए जो फाई बना वो फाई लेस देन पाई है, वो फाई लेस देन पाई है। और यहां पर फाई क्या बनना है, यहां पाथ डिफरेंस है वेरी नियर 3 मीटर, तो 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू 3, ये फाई बनना है वेरी नियर टू S2, और ये फाई लेस देन पाई है। क्योंकि अगर ये मोर देन पाई होता तो एक मिनिमा मिल जाता हमें बीच में, वो कह रहा कोई मिनिमा नहीं मिला, तो ये लेस देन पाई है। और हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो फ्रीक्वेंसी इज v बाय लैम्डा, मतलब 330 अपॉन न्यू इज लैम्डा। तो लैम्डा पुट करेंगे तो 2 पाई न्यू अपॉन 330 इज व्हाट, ये लेस देन पाई। तो पाई से 1 हो गया, और ये आपके पास 3 से क्या बना, 110। सो फ्रीक्वेंसी जो है वो 110/2, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन 55 हर्ट्ज है। 55 हर्ट्ज से लेस कोई भी वैल्यू, 55 हर्ट्ज अगर होगी तो वेरी नियर टू S2 मिनिमा होना था, ठीक है ना, और वो फर्स्ट मिनिमा था। लेकिन अभी क्वेश्चन सेज कि कहीं भी मिनिमा नहीं मिलता है, तो फ्रीक्वेंसी 55 से लेस कुछ भी हो सकती है, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट एक और देखें केस। In a large room, a person receives direct sound waves from a source 120 meter away from him. Full stop. He also receives waves from the same source which reach, comma, being reflected from 25 meter high ceiling at a point halfway between them. At a point halfway between them. Full stop. For what wavelengths the two waves will interfere constructively? ये एक सोर्स, यहाँ से ये वेव्स डायरेक्टली डिटेक्टर तक पहुंचती हैं या ऑब्जर्वर तक पहुंचती हैं, और ये एक हॉल था ना, तो उसमें सीलिंग है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर भी पहुंचती हैं, लाइक दिस। और इस ज्योमेट्रिकल सेटअप में ये सीलिंग की हाइट गिवन है 25 मीटर, और ये गिवन है 120 मीटर। और तो इस एस से डायरेक्टली यहाँ तक जो वेव ने आना है उसने ट्रैवल करना है 120 मीटर, और जो रिफ्लेक्ट होकर आना है तो उसका ये पाथ है। यहाँ इस फिगर में
अगर हम इसको सॉल्व करें तो 60 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर अंडर रूट, ये सॉल्व होता है 65 मीटर। तो 65 और 65 बिकम्स 130, 130 और ये 120. So waves reaching at D has a path difference of 10 meter. 10 meter means 2 pi by lambda into 10. और हमने एक और चीज़ समझी हुई है कि जब भी किसी रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होता है तो वेव चाहे ट्रांसवर्स हो चाहे लॉन्गिट्यूडिनल हो तो पाई का फेज डिफरेंस मिल जाता है और पाई का हमेशा लीड मिलता है। हमने रिफ्लेक्शन में समझी थी बात कि प्लस ए की तरफ जाता हुआ पार्टिकल ड्यू टू रिजिड बाउंड्री माइनस ए की तरफ मूव होता है, यानी पाई की लीड ले लेता है। तो वैसे इस फेज डिफरेंस का लैग है इसके पास, लेकिन इसके पास ऑन दी वे इस रिफ्लेक्शन की वजह से पाई की लीड भी है। तो आपके पास नेट क्या है, तो पाई माइनस ऐसा मॉड कर देंगे क्योंकि पता नहीं है कि ये ज़्यादा है या कम है, ठीक है। एंड क्वेश्चन सेज ये बनेगा नेट फेज डिफरेंस। अब समझें आप बात कि हमें कहीं एक सोर्स से डिटेक्टर तक पहुंचने वाली वेव्स का कहीं रिफ्लेक्शन हो जाता है। अब रिफ्लेक्शन रिजिड बाउंड्री से हो रहा है कि फ्री बाउंड्री से हो रहा है, देखना पड़ेगा। फ्री बाउंड्री तो आपके पास ज़ीरो है फेज डिफरेंस, फिर कुछ नहीं होना था। ये रिजिड बाउंड्री है तो पाई का फेज डिफरेंस आया। तो सब काउंट करके नेट बनाना है और ये नेट आपके पास कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी ये या तो 0 होना है या तो 2 पाई होना है या तो 4 पाई होना है एंड सो ऑन। तो यहाँ से लेमडा सॉल्व करना है। तो ये लेमडा सॉल्व करके आपके पास जैसे पहला इक्वल टू 0 करेंगे तो पाई इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू 10 है, तो ये लेमडा आ जाता है 20, ठीक है। सेकंड में पाई यानी 2 पाई, माइनस साइन मॉड से हटाना पड़ेगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 10, इसका सब्ट्रैक्शन इसको वहां ले जाएंगे ना, तो ये सब्ट्रैक्ट होके बनना है पाई। तो ये आपके पास तो खैर ये केस तो सेम ही बन रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि या तो ये लिखेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करके ऐसा लिखेंगे। अगर मैंने इसको ज़्यादा मान लिया तो फिर 0 होना ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक 20 बनेगा और नेक्स्ट हम लेकर गए 4 पाई, तो ये बनेगा सब्ट्रैक्ट होके 3 पाई, तो ये बनेगा लैम्डा इक्वल टू 20/3। ऐसे ही जब आप 6 पाई पे जाएंगे तो बनेगा 5 पाई, तो 20/1, 20/3, 20/5 एंड सो ऑन। ये आपके पास सभी वेवलेंथ्स वहाँ कंस्ट्रक्ट होंगी। देखो यहाँ ये डिफरेंस में हो सकता है ना, ये पार्ट ज़्यादा हो, ये पार्ट ज़्यादा हो तो माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है नहीं, और ये पार्ट ज़्यादा होगा तो फिर इसका डिफरेंस इक्वल टू 0 नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वो मैंने जो पहले 0 से किया उससे लेकर और रिवर्स लेकर के वो सेम 20 ही आंसर आ रहा था। तो एक आपके पास 20 है, या आप इसको ऐसा लिख लो, इस तरह से लिख लो तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप इसको 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 10 माइनस पाई ऐसा लिख लो, तो फिर आपके पास सॉल्व होकर के इक्वल टू 0 करेंगे तो इक्वल टू पाई हो जाएगा। तो क्या बनेगा, लैम्डा 20 इक्वल टू 2 पाई करेंगे तो अपने आप 3 पाई बन जाएगा, इक्वल टू 4 पाई करेंगे अपने आप 5 पाई बन जाएगा। तो ये आपके पास ये सब वेवलेंथ्स हैं जो कि कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी।